गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं श्रवण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और ज्योग्राफी का मतलब पृथ्वी के रूप के वर्णन से है। तो अभी तक हमने जैसे देखा कि कैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उससे निकले हुए पिंड आकाशगंगा कहलाए और आकाशगंगा से कैसे हमारा सौरमंडल बना और सौरमंडल में जो मुख्य पिंड सूर्य तथा अन्य पिंड जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनका बारी बारी से अध्ययन किया। और उन्हीं पिंडों में हमने देखा कि कुछ पिंड ग्रह कहलाए, कुछ उपग्रह कहलाए और कुछ अन्य पिंड उल्का पिंड, पुच्छल तारे, क्षुद्र ग्रह इत्यादि का हमने बारी बारी से अध्ययन किया। और फिर हमने सौरमंडल के मुख्य पिंड सूर्य का भी अध्ययन किया। और फिर हम पृथ्वी के अध्ययन पर क्या है आए, चूंकि पृथ्वी काफ़ी महत्व रखता है, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पिंड है जहां पर जीवन संभव है। तो हमने देखा कि किस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और इन तीनों की संयुक्त गति के कारण कुछ घटनाएं उत्पन्न होती है जिसमें पृथ्वी का झुकाव, अपने अक्ष पर झुकाव, अपने घूर्णन अक्ष पर झुकाव कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है और कुछ नई घटनाओं को जन्म देता है। उन घटनाओं को हमने बारी बारी से अध्ययन किया। लेकिन घटनाओं का अध्ययन करने के बाद हमने देखा कि जब हम ग्लोब का अध्ययन करते हैं तो उस ग्लोब के ऊपर हमें कुछ रेखाएं दिखाई पड़ती है और वो रेखाएं, उन रेखाओं की क्या उपयोगिता है और वो रेखाएं क्यों, वो काल्पनिक रेखाएं हम क्यों उनका अध्ययन करें, उस संबंध में हमने अपनी पिछली क्लास में अध्ययन किया कि वो रेखाएं हैं जो वो बिंदु हैं, पृथ्वी के वो बिंदु हैं जिनको मिलाकर के कुछ रेखाएं खींची गई है और वो बिंदु का संबंध सूर्य की पड़ने वाली सीधी किरणों से है कि सूर्य का प्रकाश कहाँ तक कितने डिग्री पर पड़ता है, कहाँ अधिक तो कहाँ कम पड़ता है। उसी आधार पर हमने कुछ बिंदुओं को और उनसे मिलाने वाली रेखाओं का अध्ययन, जिसको हम अक्षांश और देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, उनको समझा और देखा। उसी क्रम में आज हम देखेंगे कि जब पृथ्वी घूमती है तो कहीं ना कहीं हमें समय, जो आज हम बार बार घड़ियों में देखते हैं कि अभी क्या समय हुआ है, उस समय का केंद्र बिंदु कहाँ पर है, अर्थात उस समय की गणना हम किस बिंदु को केंद्र मानकर करते हैं। उसका कोई एक निश्चित स्थान होगा जहाँ से हम अपने समय की गणना करते हैं और वो समय किस पर आधारित है, अर्थात उस समय को हम कैसे देखेंगे कि वो उसका जन्म कैसे हुआ होगा, कैसे पृथ्वी के घूर्णन के हिसाब से समय में परिवर्तन आता है, तो उसका आज हम अध्ययन करेंगे। और उसी में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, यानी जिसको मानक माना गया है उसको हम समझेंगे कि वो कौन सी रेखा है जहाँ से हम समय की कैलकुलेशन करते हैं और समय को निर्धारित, किसी भी देश के समय को निर्धारित करते हैं। तो आज हम पहले अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जब आपने अध्ययन किया, अभी हमने अध्ययन किया और देखा कि ये जो हमारी पृथ्वी है, जब हम ग्लोब का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसी रेखाएं आपको देखने को मिलती है।
पूर्व से पश्चिम मिलाने वाली रेखाओं को हम किस नाम से जानते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं और उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। यह हमने जाना और इसका अध्ययन किया। लेकिन अब हम देखेंगे कि वो कौन सी रेखा है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। अर्थात पृथ्वी के घूर्णन के साथ कैसे पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर हम अलग अलग प्रकार का समय देखते हैं, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये हमारी 0 से 23.5 साउथ और ये 66.5 साउथ, ठीक इसी प्रकार नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम एक बिल्कुल सेंटर में रेखा खींचते हैं और इसको नाम देते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक इसी प्रकार जब हम रेखा खींचते जाएंगे, एक एक डिग्री पर हम रेखा खींचते जाएंगे और ग्लोब ऐसे ही इस पूरे गोले के चारों तरफ रेखाएं खींचेंगे और एक एक डिग्री पर खींचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि चूंकि एक गोला 360 डिग्री का होता है तो ऐसी रेखाओं की संख्या 360 होगी। यानी 180 रेखाएं आप देखेंगे, 180 रेखाएं ईस्ट और 180 रेखाएं वेस्ट। यानी आप जब यहाँ से एक एक डिग्री पे रेखा खींचेंगे और आप यहाँ तक कितना एक एक डिग्री पर रेखा खींचते जाएंगे तो 90 यहाँ तक और 90 ठीक इसके पीछे, इसी प्रकार पश्चिम में 90 यहाँ तक जाएगी और 90 ठीक इसके पीछे। यानी इन रेखाओं की संख्या जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, बीच में यह एक रेखा है तो यानी 90 इधर और 90 इधर और ठीक 90 और 90, 180 पीछे और 180 जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है। तो हमने पहली यह रेखा नॉर्थ टू साउथ खींची 0 डिग्री देशांतर रेखा और इसी को हम नाम देंगे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। यानी यही वो रेखा है जहां से हम समय की गणना करेंगे। अब वो गणना कैसे होगी? चूंकि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है तो एक डिग्री घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लेगी। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेगी। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसको हम ऐसे भाग देंगे, यानी 24 घंटे में कितने मिनट हुए? 24 गुने 60 और पूरा गोला घूमने में कितने डिग्री घूमती है? 360। तो 60 से ये जाएगा और 60 से 24 गुने 60 तो 60 नीचे ये जाएगा तो ये 6 होगा। 60 छिके 360 तो 6 से 24 जाएगा तो 4, यानी 4 1 मिनट 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 4 मिनट लेगी। तो हम देखेंगे कि ऐसे घूमते हुए अब पृथ्वी जो हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, ग्रहों में हमने अध्ययन किया कि शुक्र और अरुण को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। यानी आप मुझे देखेंगे तो आप समझिए मेरे हाथ में ऐसे ग्लोब है या
एजम्पशन कर लीजिए कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के घूमने की दिशा कुछ इस प्रकार होगी। यानी ये वाला हिस्सा, पश्चिम वाला हिस्सा, जब आप मुझे देख रहे हैं, पश्चिम वाला हिस्सा इस प्रकार घूमेगा और आप अपने आप को सूर्य समझिए। और जब ऐसे पृथ्वी का हिस्सा घूमेगा तो पहले पश्चिम वाला भाग सामने आएगा और बाद में पूर्व का भाग सामने आएगा। तो आप देखेंगे अब पृथ्वी ऐसे घूमती है और सूर्य इधर है, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार पहले हमें, कई बार आप देखते होंगे कि सूर्य पृथ्वी के पूर्व में ही क्यों निकलता है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है और जैसे पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो सूर्य हमें क्या है, पूर्व दिशा में ही जाकर के दिखाई देगा। तो आइए देख लेते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम पृथ्वी को देखते हैं, ग्लोब को देखते हैं, तो उस पर 2 प्रकार की रेखाएं, एक लेटी हुई यानी लॉन्गिट्यूड, एक लेटी हुई लैटिट्यूड और एक ऐसे सीधे वाली जो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर यानी नॉर्थ टू साउथ खिंची होती है, उनको हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री पर खींची गई रेखा मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा, और ग्रीनविच रेखा इसीलिए कि यह लंदन के पास ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, तो इस रेखा को हम ग्रीनविच रेखा भी नाम दे देते हैं। ग्रीनविच रेखा कहलाती है और दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। यानी इस रेखा से जब हम इस रेखा से ये वाली रेखा से इधर जाएंगे तो समय बढ़ता चला जाएगा और जब इधर जाएंगे तो समय घटता चला जाएगा। तो पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। इसीलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है। यानी 1 डिग्री जब पृथ्वी घूमेगी तो 4 मिनट में का वो समय लेगी। अब चूंकि पृथ्वी 360 डिग्री है तो 1 डिग्री घूमने में ऐसे 4 मिनट का समय लेगी, और जो देश जिस लोकेशन पर स्थित है वो उसी प्रकार से ठीक सूर्य के सामने आता चला जाएगा और उसके 4 डिग्री उसको 1 डिग्री सामने आने में 4 मिनट का समय लगेगा। ग्रीनविच मीन रेखा जीएमटी से पूर्व बढ़ने पर टाइम में वृद्धि होती है, जबकि पश्चिम जाने पर समय घटता है। यानी हम समय को कुछ इस प्रकार मानते हैं कि जो समय उसको हम आगे मानेंगे, जो ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की तरफ का, पूर्व की समय का तरफ है वो बढ़ जाएगा, वो प्लस रहेगा, और पूर्व में पश्चिम में जाने पर वो समय घट जाएगा। यानी हम इसको, इस वाली रेखा को हम जब 0 मानेंगे और 0 मानने के बाद जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो इस तरफ के समय ग्रीनविच से आगे माने जाएंगे, यानी ईस्ट के समय आगे माने जाएंगे, और उनका निर्धारण 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट। यानी हम जिस कोऑर्डिनेट की, जिस लोकेशन की का समय जानना चाहते हैं वो एक कोऑर्डिनेट 4 मिनट के बराबर होगा, यानी 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होगा। तो उससे हम किसी देश का समय निर्धारण कर पाएंगे। 0 से 180 डिग्री देशांतर पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगता है। यानी जब 1 मिनट 1 डिग्री जाने में 4 मिनट लगते हैं तो 180 डिग्री जाने में 18 चौके 72 यानी 720 और भाग 60 यानी 12 घंटे का समय लगेगा। यानी जब आप देखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ठीक आगे वाले बिंदु से यानी 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर यानी उसके ठीक पीछे
उसी दिशा में अपने ठीक पीछे जाने में उसको 12 घंटे का समय लगेगा। इस प्रकार 180 डिग्री देशांतर पर ग्रीनविच 0 डिग्री समय से 12 घंटे आगे का समय मिलता है और 0 से 180 देशांतर पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। इसीलिए 180 डिग्री पूर्व से पश्चिम एवं पश्चिम से पूर्व देशांतर में कुल 24 घंटे का समय लेता है, अर्थात एक दिन और रात का अंतर होता है। अब आपको इस चीज को अच्छे से चित्र से समझना है और बहुत ध्यान देना है ताकि आप इस भारी चीज को काफ़ी सरल तरीके से समझ पाए, यानी इस कठिन चीज को आप बहुत सरलता से क्या है समझ पाए। तो आप इस चित्र को अच्छे से, इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, यानी आप ये समझ लीजिए कि यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और यह साउथ ध्रुव है, साउथ पोल है या दक्षिणी ध्रुव है। यह पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो आप देखेंगे कि जो हमने यह रेखा 0 डिग्री देशांतर खींची हुई है और आप समझेंगे कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, यानी ये ऐसे रोटेट कर रही है। तो ये 0 डिग्री वाला भाग ये 0 डिग्री वाला भाग अब यहाँ 90 डिग्री आप देख पाएंगे कि यहाँ तक 90 डिग्री और 90 इसके ठीक पीछे तक, यानी यहाँ से ऐसे घूम के आएगी और ऐसे घूम के ये वाला भाग जब पीछे जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने, एक आधा यहाँ तक पहुँचने में ये आगे वाली रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश और इसके ठीक पीछे वाली एक ये वाला भाग, ये वाली 180 डिग्री देशांतर होगी। यानी अब 1 डिग्री जाने में जब 4 मिनट का समय लगता है, तो 180 डिग्री जाने में यहाँ तक कितना समय लगेगा? 12 घंटे। और ये वाला समय हम ग्रीनविच से ठीक पूर्व दिशा की तरफ के समय को प्लस करते हैं, यानी अगर हम इसको 0 मान ले और 1 डिग्री आगे का समय इसको अगर हम 0 माने, तो इस रेखा से ठीक 1 डिग्री आगे का समय हम देखेंगे कि यहाँ 4 मिनट यहाँ के समय से ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे कि यहाँ 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड का टाइम देखें, तो 10 गुने 4 यानी वो समय 40 मिनट का है। अगर यहाँ दिन के 10 बजे हैं, तो पूर्व दिशा में 10 डिग्री देशांतर पर समय होगा 10 बजकर 40 मिनट। यानी इस 0 डिग्री देशांतर और जीएमटी पे अगर हम समय को 0 मान ले, या कहे कि कुछ भी समय हम मान ले 10 बजे मान ले, और हम कोई पूछे कि यहाँ से 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर क्या समय होगा, ये मान के चलिए ये सुबह के 10 बजे हैं, और कोई पूछे कि जीएमटी से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अभी क्या समय होगा, तो 60 गुने 1 डिग्री जाने में समय लगता है 4 मिनट, 60 में जाने में कितना लगेगा? 240 मिनट, और 240 को 60 से भाग देंगे तो 60 चौके यानी 4 घंटे आगे वो समय होगा। और ऐसे ही ठीक बात करें इधर यानी पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो आप देखेंगे अगर कोई ठीक यहाँ पूछे कि 60 डिग्री पश्चिम में अभी क्या समय होगा, और यहाँ अभी समय यही समय मान लेते हैं कि अभी 10 बजे हैं। कहाँ बजे हैं? 0 डिग्री देशांतर पर। तो अगर यहाँ सुबह के 10 बजे हैं, तो 60 डिग्री जब हम पश्चिम की बात करेंगे तो ये समय
60 डिग्री यानी 60 डिग्री पीछे है, यानी इसको यहाँ तक पहुँचने में 1 डिग्री में लगता है 4 मिनट, यानी 60 का मतलब 240 मिनट, 240 का मतलब 60 चौके यानी 4 घंटे, यानी ये समय ठीक 10 से 4 पीछे होगा, यानी यहाँ सुबह के 6 बजे होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको जब किसी भी कोऑर्डिनेट का, किसी भी जगह का आपसे समय पूछा जाए तो आप इसको मानक मानते हुए वो कितने डिग्री का समय पूछ रहा है इधर माइनस करेंगे, इधर उस समय को घटा देंगे और जब पूर्व की तरफ जाएंगे तो उस समय को बढ़ा देंगे, उस समय को बढ़ा देंगे, उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो अब आप एक चीज़ को नोट करेंगे कि एक जगह ऐसी भी आएगी जब हम देखते हैं कि यहाँ से ऐसे जाने पर और ऐसे यहाँ तक घूम के आएगी पृथ्वी, यानी अपने एक चक्कर का आधा रास्ता पूरा करेगी और ये सब कोऑर्डिनेट पूर्व दिशा के हैं, जहाँ का समय हम प्लस मानते हैं, ये समय प्लस मानते हैं और ये माइनस मानते हैं। तो जब इधर का समय यहाँ प्लस 12 घंटे होगा, इस समय से यहाँ आगे होगा 12 घंटे, और जब इधर की बात करेंगे तो इधर से इधर का समय इसी बिंदु का समय यहाँ से 12 घंटे पीछे होगा, यानी ये वो बिंदु होगा 180 डिग्री वाला, ये वो बिंदु है कि जहाँ एक बिंदु से ठीक इधर और ठीक इधर समय का अंतर 24 घंटे होगा, यानी एक पूरे दिन का अंतर होगा। और जब एक पूरे दिन का अंतर होगा तो तिथियां भी क्या है, तिथियों में भी बदलाव अवश्य ही आएगा। तो ये वो पीछे वाली जो रेखा होगी, यानी इसके ठीक पीछे जो हमें अभी फ्रंट पर दिखाई दे रही है 0 डिग्री, इसके जो ठीक पीछे रेखा होगी यानी वो तिथि का भी निर्धारण करेगी, यानी 180 डिग्री देशांतर तिथि का निर्धारण करेगी कि किस तरफ कौन सी तारीख होगी। क्योंकि 24 घंटे का अंतर है तो तिथि में एक दिन का बदलाव होगा, यानी एक दिन या इधर होगा या उधर होगा, एक तरफ एक दिन ज़्यादा तो एक तरफ दूसरा दिन कम होगा। तो ये आपको अवश्य ही समझ आया होगा कि किस प्रकार हम देखते हैं। ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, ये वाला गोला, ये आप देखेंगे कि ये जब हम ऐसे इसको बांटेंगे कि ये 90 डिग्री और ठीक इसके पीछे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, या इस आकृति से समझिए कि 10, 20, 30, 40, 50 आप इसको ऐसे चपटा समझे तो ये 180 डिग्री यहाँ तक होगा और 180 डिग्री यहाँ तक होगा। लेकिन ये क्या है, पश्चिम वाला भाग है और ये पूर्व वाला भाग है। तो आपसे कभी भी समय पूछे तो आपको इसको, इस समय को 0 मानते हुए 0 डिग्री देशांतर रेखा को जो पृथ्वी के बीचों बीच उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, इस समय को 0 मानते हुए अगर आपको इसका समय दिया हुआ है, आपको इसका समय दिया हुआ है और इधर का आपसे समय पूछता है, यानी पूर्वी देशांतर का समय पूछता है, आपसे पूर्वी देशांतर का समय पूछता है, तो आपको इस दिए हुए समय में जोड़ देना है। और अगर इसका समय 0 है तो यहाँ से 1 डिग्री आगे जाने का मतलब है 4 मिनट, 1 डिग्री आगे जाने का मतलब है 4 मिनट। आपसे जितने डिग्री पूर्वी देशांतर का समय पूछेगा आपको उसमें 4 से गुणा करके, और उस समय में अगर 0 मानते हैं तो आप को कुछ नहीं करना है, आपको जितने डिग्री का समय पूछता है, जैसे मैंने अभी बताया कि 60 डिग्री का अगर पूछता है तो 60 गुने 4 यानी 240 मिनट आगे होगा इससे। और आपको यदि ये इस रेखा का समय दिया हुआ है तो उस समय से 240 मिनट आगे उस कोऑर्डिनेट का समय होगा। ठीक इसी प्रकार जब आप पश्चिम में आएंगे तो इस वाले बिंदु से वो समय क्या होगा, पीछे होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम समय का निर्धारण करते हैं। तो आप देखेंगे कि विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है, यानी वो पूरी पृथ्वी को हम जब
24 भागों में बांटेंगे तो यानी 1 भाग 15 डिग्री का होगा, 1 भाग 15 डिग्री का होगा। तो इसी प्रकार हमने विश्व को क्या है, जब हम इस प्रकार देखेंगे, ये क्या है, इसको मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, ये हमारी एक रेखा हुई 15, 30, 60 और ये हुआ हमारा 90, यानी 1 2 3 4 और 4 इसके उधर होंगे, 1 2 3 4 15 15 30 45 60 75 और ये इसको एक रेखा को कम कर देते हैं, यानी आप इसको मानिए 15, यानी ये 15 30 45 60 और ये 75 और ये 90, यानी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये 6 जोन हुए। ठीक 6 जोन इसके ठीक पीछे होंगे और ठीक इसी प्रकार 6 जोन ये 15 30 45 60 75 और 90, यानी 1 2 ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, 2 ये 3 45 और ये 4 60 और ये 5 75 और ये 6, यानी 6 इधर और 6 इधर और ठीक इसके पीछे वाले भाग में 12 उधर होंगे, तो कुल कितने जोन होंगे, 24 जोन। तो पृथ्वी को 24 जोन में यानी एक देशांतर 15 के आधार पर हमने 24 जोन में बांटा हुआ है। इस समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, यानी वो जोन इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि 15 डिग्री पर एक जोन है, और जैसा कि आप जान चुके हैं कि पृथ्वी को घूमते समय 1 डिग्री जाने में 4 मिनट लगता है और एक जोन कितना है, 15 डिग्री, यानी एक जोन को घूमने में कितना समय लगेगा, 15 चौके 60, 1 घंटे में वो एक जोन को पार कर लेती है। ग्रीनविच मीन रेखा जीएमटी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा ग्रीनलैंड व नॉर्वेन, यूके, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना तथा अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव से जाती है या दक्षिण ध्रुव से गुजरती है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया गया है, यानी आप इसको इस प्रकार देखेंगे कि किसी भी देश का जो मानक समय है, मान के चलिए कोई देश यहाँ पर स्थित है, तो हम देखेंगे कि ये ऐसे हमारे क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, और जैसा कि आपने देखा कि 15 डिग्री जाने में 1 घंटा लगता है, तो किसी भी देश का जब मानक समय निर्धारित होगा तो वो आधे घंटे के गुणन में क्या होगा, निश्चित होगा। आधे घंटे का मतलब है कि वो 30 मिनट के गुणन पे होगा, वो ऐसे कभी नहीं होगा कि 5 घंटे और 15 मिनट, ये समय इस रेखा से 5 घंटे 15 मिनट आगे कभी नहीं होगा, वो 30 मिनट के अंतराल पर निर्धारित किसी भी देश का समय किया गया है। सपोज दैट यहाँ का समय 0 है, तो यहाँ का समय इससे ठीक आगे वाला यानी 7.5 डिग्री यानी 30 मिनट, किसी देश की मानक समय रेखा मिनिमम 7.5 डिग्री हो सकती है, यानी 5 डिग्री किसी देश का मानक समय नहीं हो सकता। 7.5 डिग्री के अंतर पर हम उसको निर्धारित करते चले जाएंगे। तो आधे घंटे के अंतराल पर जो रेखा आएगी वो किसी देश की मानक रेखा, 30 मिनट के अंतराल पर आने वाली देशांतर रेखा जब सूर्य के चारों तरफ वो घूमती है तो 30 मिनट
या 7.5 डिग्री के अंतराल पर आने वाली रेखा किसी देश की मानक समय रेखा हो सकती है। हिंदी में अब आप देखेंगे कि हिंदी में एक चीज होती है दिवालोक बचत समय यानी डे लाइट सेविंग टाइम। इसका मतलब आप इस प्रकार समझिए कि कुछ देशों में समय को बीच बीच में क्या है, घड़ियों के समय को बीच बीच में चेंज कर दिया जाता है, और उस चेंज करने के पीछे का कारण वहाँ पर दिनों का लंबा होना और अधिक छोटी रातें होना होता है। तो कुछ देशों ने अपने यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था को बनाया हुआ है कि वो एक निश्चित समय पर अपने देश का समय चेंज कर लेते हैं, ताकि उनको दिन का जो समय है उसमें वो ऊर्जा का बचाव कर सके या फिर अपने कार्यकारी गतिविधियों को बढ़ा सके। तो इसीलिए वो अपनी घड़ी की सुइयों को 1 घंटा अधिक कर देते हैं। तो ऐसे देशों में मुख्य देश इंग्लैंड और अमेरिका और कनाडा शामिल है। तो देखते हैं कि कैसे किस कारणों से वो अपने समय को, अपनी घड़ी की सुइयों को 1 घंटा बढ़ाने का मतलब उनके गर्मी और सर्दियों के मौसम से है। मैं कहूँ कि ये पृथ्वी है और ये कोई मानक समय रेखा है, तो जब हम सब इसका पालन करते हैं तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से यहाँ अमेरिका का समय इस रेखा से कुछ पीछे होगा, अवश्य ही कुछ पीछे होना चाहिए। और मान के चले, अभी हम एंजप्शन कर लेते हैं कि यह मान के चले कि 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, तो यह इस समय से 4 घंटा पीछे होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि वो 4 की बजाय कई बार आपको 5 देखने को मिलेगा, 4 की बजाय 5 देखने को मिलेगा, या फिर वो अपने समय को 1 घंटा और कम कर देंगे, वो 3 देखने को मिलेगा। उनके यहाँ का समय डिफरेंट मिलेगा आपके इस कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम या जीएमटी के अनुसार निर्धारित समय से वो 1 घंटा आगे या पीछे अपने समय को कर देते हैं। जीएमटी के समय से वो 1 घंटा उसको बढ़ा देते हैं, और वो समय आप देखेंगे कि दिवालोक बचत समय, डे लाइट सेविंग टाइम। हिंदी में दिवालोक बचत समय कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें गर्मियों के दौरान घड़ी को मानक समय से 1 घंटा आगे कर दिया जाता है। घड़ी के मानक समय से 1 घंटा आगे कर दिया जाता है, यानी जीएमटी के हिसाब से अगर यहाँ घंटे 4 घंटे पीछे है तो उसको क्या है 1 घंटा, वो 4 घंटे की बजाय उसको 1 घंटा। अब यहाँ अगर 10 बजे हैं तो यहाँ 4 घंटे पीछे 6 बजा होना चाहिए, तो लेकिन ये 6 की बजाय उसको 1 घंटा आगे कर देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक सूरज की रोशनी का अधिक उपयोग करना और शाम के समय बिजली की बचत करना होता है। अब डीएसटी काम कैसे करता है? यह अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से काम करता है। यह देशों ने अपनी सुविधा के हिसाब से निर्धारित कर रखा है कि वह उस समय को कब उस समय में 1 घंटे की वृद्धि करते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि वसंत ऋतु में जब गर्मी का मौसम शुरू होता है तो घड़ी को 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है, जैसे रात के 2 बजे को बदलकर 3 बजे कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार शरद ऋतु में जब सर्दियों की शुरुआत होती है तो घड़ी को 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है, जिससे समय मानक स्थिति में आ जाता है। यानी वो जीएमटी के हिसाब से इस समय को अपनी गर्मियों की ऋतु में 1 घंटा आगे कर देते हैं। 2026 के लिए मुख्य तिथियां जैसे अमेरिका और कनाडा, 2026 में वो
8 मार्च 2026 को घड़ी को 1 घंटा आगे कर देंगे, जिससे उनके यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से, निर्धारित समय से, जो अभी समय है, जो अभी उनका ग्रीनविच के हिसाब से शरद ऋतु में समय चल रहा है, उसको 1 घंटा आगे कर देंगे। और फिर 1 नवंबर 2026 को वो उस समय को फिर दोबारा जीएमटी के हिसाब से निर्धारित कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यूटीसी, जब आप मोबाइल में समय निर्धारित करते हैं तो अभी हम लोग पालन कर रहे हैं जीएमटी के हिसाब से, तो मोबाइल के सॉफ्टवेयर में भी आपको जीएमटी दिखाई देगा। यानी जब हम भारत में किसी मोबाइल में टाइम सेट करते हैं तो वो टाइम जीएमटी 5:30 कुछ इस प्रकार आपको, प्लस 5:30 कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देता है। यानी इस ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी इस 0 डिग्री देशांतर से आपके मोबाइल में जो निर्धारित समय है वो 5.5 घंटे आगे है। यानी 5.5 घंटे का मतलब है 5 × 60 330 मिनट आगे है। और 330 मिनट को जब आप मोबाइल में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे कि यह 82.5 निकल करके आता है। जब 82.5 आप देखेंगे, 82.5 निकलने का मतलब है, जब आप देखते हैं कि जीएमटी से 5.5 घंटे प्लस 5:30 आपके मोबाइल में दिखाई देता है, तो 5:30 का मतलब हुआ कि 330 मिनट। तो एक यानी 4 मिनट में 1 डिग्री जाती है, तो 330 मिनट में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगी? 82.5। यानी हम कहें कि जो भारतीय मोबाइल हैं, जो हम भारत में मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, उसका जो समय है वो 82.5 डिग्री रेखा से कहीं ना कहीं निर्धारित है। यानी भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री निर्धारित है। तो हम भारत के अध्ययन में, भारत के भूगोल में इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी मोबाइल के हिसाब से इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि जब हम मोबाइल में टाइम सेट करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ प्लस 5:30 लिखा होता है, और उसका अर्थ है कि वो भारत का समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। तो इससे 2 बात आपको पता चलती है कि कहीं ना कहीं हम पृथ्वी के जो इस समय इधर को बढ़ते हैं तो वो प्लस वाले टाइम होते हैं, इधर वाले माइनस। यानी हम कहीं ना कहीं पृथ्वी के इस हिस्से में रहते हैं। और जब आप देखते हैं 5:30 यानी 5.5 घंटे आगे, तो आप कैलकुलेशन करके देखेंगे कि हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रहते हैं। तो यूटीसी, अब आप यूटीसी को समझिए। यूटीसी का मतलब है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, अर्थात एक पूरे संसार में माने जाने वाला समय। इस समय की उत्पत्ति तब हुई तब जीएमटी में कुछ लोगों ने डे टाइम सेविंग वाला सिस्टम अपनाना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने उस समय को मानने से इनकार कर दिया। और कुछ भौगोलिक कारण भी इसके पीछे का कारण है कि पृथ्वी की गतियों में परिवर्तन होता है। कभी वो कभी पृथ्वी थोड़ी स्लो हो जाती है, और उस स्लो होने के कारण समय में बदलाव होता है। चूँकि हम पृथ्वी के घूर्णन का समय एक निश्चित मान करके चलते हैं, और पृथ्वी की गति में अगर बहुत माइक्रो लेवल पे भी परिवर्तन आता है तो वह हमारी घड़ी की सुइयों के समय को क्या है, परिवर्तित कर सकता है। यानी उन दोनों में बदलाव होगा। तो हम बहुत सारे देशों ने यूटीसी को अपनाना शुरू किया है, और यह 1972 से प्रचलित है। तो यूटीसी समवनित वैश्विक समय, इसे हिंदी में सार्वनिर्देशांकिक
निर्देशांकित काल भी कहते हैं। यह आधुनिक दुनिया का प्राथमिक समय मानक है। यह परमाणु घड़ियों पर निर्धारित है, जबकि जीएमटी पृथ्वी के घूर्णन पर निर्धारित है। और पृथ्वी के घूर्णन में बहुत ही मामूली, कभी कभी पृथ्वी की गति में परिवर्तन आता है और उसके कारण समय प्रभावित होता है। इसीलिए हमने परमाणु घड़ियों के समय को ज़्यादा उचित समझा और हमने जीएमटी की जगह यूटीसी को अपनाना शुरू किया है। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब, जो कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी पृथ्वी की क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इधर समय प्लस और इधर माइनस। 1 डिग्री इधर जाने में, ये चूंकि 360 डिग्री का गोला है, इसको पृथ्वी को 360 डिग्री मानते हुए आप देखेंगे कि ये जो फ्रंट वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको 180 मान लेते हैं और ठीक इसे इसके पीछे भी 180 होगा। तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि इधर का समय, इसको हम 0 डिग्री मानते हुए जब हमने जीएमटी का अध्ययन किया, अभी ग्रीनविच मीन टाइम का अध्ययन किया, तो इधर का समय प्लस होगा और इधर का समय माइनस होगा। तो 1 डिग्री यानी 4 मिनट का अंतर, इधर प्लस और इधर माइनस। तो इधर जब 180 डिग्री जाने में 12 घंटे प्लस होगा, तो इधर जाने में 12 घंटे माइनस होगा। यानी ठीक इस रेखा के ठीक पीछे वाले हिस्से में समय एक जगह जब वो 180 डिग्री पर जाएंगे तो 24 घंटे का अंतर आपको दिखाई देगा। तो ऐसे 24 घंटे के अंतर के कारण, 24 घंटे के अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी निर्धारित की गई है। तो पृथ्वी की सतह पर उत्तर से दक्षिण दूर तक खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जो जिसे एक कैलेंडर दिन को अगले दिन से अलग करती है। यह रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच से होकर गुजरती है और मुख्य रूप से 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। यानी यह वो रेखा नहीं है, 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा नहीं है, लेकिन आपने देखा कि यह 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। यानी उसको मानती तो है, लेकिन ये वह नहीं है। तो यह किस प्रकार से अलग है, अब हम उसको भी देखेंगे। यह टेढ़ी मेढ़ी है। यानी जब हम देशांतर रेखा की बात करते हैं तो देशांतर रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, लेकिन यह टेढ़ी मेढ़ी है। और टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण समझेंगे कि जब हम किसी देश से 0 डिग्री देशांतर को 0 डिग्री देशांतर किसी देश से होकर गुजरती है, या 180 डिग्री देशांतर किसी देश से होकर गुजरेगी, तो उस देश में जिस रेखा को हम, जिसका यह अनुसरण करती है 180 डिग्री देशांतर का, वह तो सीधी है, और अगर वह किसी देश से गुजरेगी तो उस देश में 2 तिथियां अलग अलग हो जाएगी। इसीलिए इसको स्थलीय भागों से अलग किया गया है, देशों से अलग किया गया है, उन देशों की सीमा से अलग किया गया है, ताकि एक देश में 2 तिथियां ना हो और वहाँ कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को सीधा ना हो करके, जैसे हमने अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा को देखा कि उसको हम 0 डिग्री देशांतर को मानते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण तो करती है, परंतु वह तिथि रेखा नहीं है, बल्कि उसमें घुमाव आपको देखने को मिलेंगे। यानी वह टेढ़ी मेढ़ी होगी, और उस टेढ़ी मेढ़ी होने के पीछे का कारण है एक देश में 2 तिथियों का ना होना। यह रेखा एकदम सीधी नहीं है। कुछ देशों और द्वीप समूह जैसे फिजी, टोंगा, किरिबाती को एक ही समय क्षेत्र और तिथि में रखने के लिए इसे कई स्थानों पर मोड़ा गया है, ताकि एक ही देश के भीतर 2 अलग अलग समय, 2 अलग अलग तिथियां ना हो।
पश्चिम की ओर जाने पर जैसे अमेरिका से एशिया इस रेखा को पार करते ही एक दिन बढ़ जाता है। यदि पूर्व में रविवार है तो पश्चिम पार करते ही सोमवार हो जाएगा। पूर्व की ओर जाने पर जैसे एशिया से अमेरिका इस रेखा को पार करते ही एक दिन कम हो जाता है। इसे 1884 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में मान्यता दी गई। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको देखें कि यह हमारा क्या है, वर्ल्ड मैप है, और इस मैप के ऊपर आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट किस प्रकार निर्धारित है। और उसी क्रम में आप देखेंगे कि 180 डिग्री जो हम ग्लोब में इस प्रकार देखते हैं, यानी अगर मैं इसको 0 डिग्री मान लूँ तो आप देखेंगे कि ये ऐसे घूमते हुए ईस्ट, अभी हम ये वेस्ट और ये ईस्ट, आप देखेंगे कि ये इसको हम 10 डिग्री अगर मान ले तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे करते हुए जब जाएंगे तो ऐसे करते हुए 180 ठीक इसके पीछे वाले हिस्से पर आपको दिखाई देगी। ठीक 180 डिग्री इसके ठीक पीछे वाले हिस्से पर आपको दिखाई देगी। तो अगर हम इसको मान ले तो यह भी 0 डिग्री की तरह एक सीधी रेखा में क्या होगी, ऐसे इसके पीछे वाले भाग में आपको दिखाई देगी। लेकिन मैंने कहा कि एक देश में 2 तिथियां ना हो, इसलिए यह आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी। और अब हमने देखा कि 180 डिग्री की जब हम बात करेंगे और यह 180 वाला जो देशांतर है वह इस प्रकार होना चाहिए, परंतु स्थलीय भाग आ जाने के कारण यहाँ कोई स्थलीय भाग और यहाँ स्थलीय भाग, और जहाँ आपको स्थलीय भाग दिखाई देंगे वहाँ इसको क्या है, दूसरी दिशा में परिवर्तित किया जाएगा, वहाँ इसको मोड़ दिया जाएगा, वहाँ इसको टर्न दे दिया जाएगा, ताकि एक देश में 2 तिथियां ना हो। यानी अब आपसे कोई पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि किसको कहेंगे, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा तो मानते हैं, लेकिन वह पूर्ण रूप से 180 डिग्री देशांतर रेखा का अनुसरण नहीं करती। जहां पर स्थलीय भाग होंगे, एक देश के अंदर से वह नहीं गुजरती, बल्कि 2 देशों के बीच में जो स्थान होगा वो दोनों देशों को अलग अलग करते हुए गुजरेगी, ताकि एक देश में 2 तिथियां ना हो। तो अब हम इससे आगे, चूंकि अभी तक हमने सामान्य भूगोल का अध्ययन किया, हमने जाना कि किस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड से एक पिंड में विस्फोट होता है और कुछ टुकड़े निकलते हैं जो आकाशगंगा कहलाते हैं, और फिर उसमें पुनः विस्फोट होता है जिससे बहुत सारे पिंड निकलते हैं, और उन्हीं पिंडों में एक हमारा आकाशगंगा के हिस्से में, जिसको हम सौरमंडल कहते हैं, और फिर हमने सौरमंडल में कुछ ग्रह, उपग्रह, अन्य पिंडों का अध्ययन किया। उसके बाद हमने उनकी गतियों के कारण उत्पन्न कुछ घटनाओं को देखा, और फिर हमने ग्लोब का अध्ययन और ग्लोब के ऊपर खींची हुई रेखाओं का अध्ययन, अक्षांश देशांतर रेखाएं, और उसी में अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का अध्ययन किया। लेकिन अब हम, जैसा कि हमने अपनी पहली क्लास में भूगोल सामान्य परिचय वाली क्लास में देखा कि हम भूगोल को किस प्रकार पढ़ेंगे, तो मैंने बताया कि पहले हम एक सामान्य भूगोल पढ़ेंगे, जहां हम उन कीवर्ड्स को, उन चीज़ों को समझेंगे जो हमें भूगोल का अध्ययन कराने में काफ़ी सहायक होती है। उन कुछ चीज़ों को जानेंगे, उन कुछ पॉइंट्स को जानेंगे, ताकि वो हमारे
अध्ययन में काफ़ी उपयोगिता निभाए। तो अब हम भौतिक भूगोल का क्या है अध्ययन करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और उस फिजिकल ज्योग्राफी में हम देखेंगे स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, और उसमें हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति का, यानी ब्रह्मांड के साथ हमारी पृथ्वी कैसे बनी, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, और फिर जानेंगे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को, यानी वो उसका जियोलॉजिक हिस्ट्री ऑफ अर्थ। फिर हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जैसे हमने सूर्य को जाना, सूर्य को समझा, उसके कोर भाग को देखा, फिर उसके विकिरण क्षेत्र, संवहनीय क्षेत्र आदि का अध्ययन किया, फिर उसके बाहर वाले क्षेत्र फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन किया। ठीक उसी प्रकार अब हम पृथ्वी के इंटीरियर स्ट्रक्चर को देखेंगे, इंटीरियर स्ट्रक्चर को देखेंगे कि वो पृथ्वी अंदर से कैसी बनी है, जो भाग हमें आज तक दिखाई नहीं देता। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार वो भाग कैसा है। इसी प्रकार हम महाद्वीपीय तथा महासागरीय नितल की उत्पत्ति, यानी कैसे महाद्वीप बने, यानी हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का यहाँ अध्ययन करेंगे कि कैसे हमारे महाद्वीप बने। जो आपको अलग अलग महाद्वीप दिखाई देते हैं, कैसे वो अलग हुए। ठीक उसी क्रम में दूसरा हम महासागर का अध्ययन करेंगे और इसी क्रम में चट्टानें, झील, भूमिगत जल, उसके कार्य, और बहिर्जात बल, यानी हमारी पृथ्वी पर बाहर से कोई बल कार्य करता है, और उसी क्रम में अंतर्जात बल, यानी अंदर भी कोई हमारी पृथ्वी के बल कार्य करता है, और पृथ्वी पर घटित होने वाली भूकंप व सुनामी और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं, और आपको दिखाई देने वाले पर्वत, पठार, वह मरुस्थलीय क्षेत्र और परिहिमानी स्थल रूप आदि का अध्ययन अब हम आगे करेंगे। और फिर इस स्थल मंडल के बाद जल मंडल, वायुमंडल, इस प्रकार अपने अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास अब हम उन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जहां से क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और इससे आगे का अध्ययन कल हम फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।